नमस्कार, आप देख रहे हैं मारू राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। बुलेटिन में बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की जो आज की सुर्खियां बनी। सबसे पहले बात होगी राज्यसभा के रण की, जिसको लेकर कांग्रेस आज प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। फिर बात होगी डबल निगम के रण की। आयोग ने आज 6 नए निगमों में चुनाव का ऐलान कर दिया है। इनके लिए वोटिंग 5 अप्रैल को होगी और 7 अप्रैल को नतीजे आएंगे। फिर बात करेंगे बेईमान अफसरों पर शिकंजा कसने की। नागौर में सीबीआई और भरतपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आखिर दिखाएंगे आपको कहां बारूद की होली खेली गई। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा के रण की। राज्यसभा के उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी है। राज्यसभा के लिए केसी वेणुगोपाल का नाम लगभग तय हो गया है। उम्मीदवारों का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। किसी भी वक्त उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है, तो अब औपचारिक ऐलान का इंतजार है। राज्यसभा के उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस में मंथन लगातार जारी है। अविनाश पांडे ने अब से कुछ ही देर पहले भी बोला था कि कोई भी मतभेद नहीं है और अब किसी भी वक्त उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। तो यहां पर केसी वेणुगोपाल का जो नाम है वो लगभग तय माना जा रहा है। आखिर दूसरा नाम किसका होगा, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन केसी वेणुगोपाल का नाम साफ हो चुका है। वो जयपुर भी पहुंच चुके हैं। तो औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। किसी भी वक्त उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो सकती है। तो अब उन नामों का इंतजार है, औपचारिक ऐलान का इंतजार है। तो राज्यसभा के उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी है। आपको बता दें, कल नामांकन की आखिरी तारीख है और 26 मार्च को चुनाव होने हैं। प्रकार का विवाद नहीं है। अभी जितनी भी सीटें राज्यसभा के लिए, जिनके लिए कल अंतिम दिवस है नॉमिनेशन का, और बाकी भी राज्यों की सीटों के बारे में है, तो इसके बारे में चर्चा विमर्श जो भी है पिछले 2 दिनों से सब चर्चा विमर्श हो गया है और किसी भी वक्त इसकी एक फाइनल अनाउंसमेंट इस सिलसिले में हो जाए। दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात कर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेसी नेता केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे हैं। इस दौरान अविनाश पांडे ने कहा कि राज्यसभा प्रत्याशियों को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं है। किसी भी वक्त प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। तो राजस्थान में राज्यसभा का रण अंतिम चरण में है। 3 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। आखिर क्या है विधानसभा का गणित, देखिए कौन जीतेगा राज्यसभा का रण। राजस्थान में राज्यसभा का गणित। राजस्थान की 3 सीटों पर चुनाव। बीजेपी को 2 सीट का हो सकता है नुकसान। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 2018 में राजस्थान में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस राज्यसभा की सीटों की संख्या भी बढ़ाती नजर आ रही है। राज्यसभा की जिन 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, उन सभी तीनों सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है। लेकिन विधानसभा के बदले गणित के मुताबिक बीजेपी अब सिर्फ 1 सीट ही अपने नाम कर सकती है। वहीं विधानसभा में संख्या बल के दम पर कांग्रेस आसानी से 2 सीट पर कब्जा कर लेगी। राज्यसभा के चुनाव में क्या होगा, विधानसभा का गणित बताएंगे। लेकिन पहले बता दें कि मौजूदा वक्त में राज्यसभा के जिन 3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, वो हैं विजय गोयल, राम नारायण डूडी और नारायण पंचारिया। बीजेपी ने इस बार राजेंद्र गहलोत पर दांव लगाया है और मौजूदा तीनों सदस्यों की राज्यसभा की पारी 9 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। वहीं कांग्रेस ने अभी केसी वेणुगोपाल के नाम का ऐलान किया है। आइए अब आपको बताते हैं विधानसभा की स्थिति। मौजूदा वक्त में कांग्रेस के यहाँ 101 विधायक हैं और कांग्रेस को बीएसपी के 6 विधायकों का भी समर्थन हासिल है, यानी ये संख्या 107 तक पहुँच जाती है। विधानसभा के 12 निर्दलीय विधायकों में से अधिकांश का समर्थन कांग्रेस को है। वहीं बीजेपी के 72 विधायक हैं और सहयोगी आरएलपी के 3 विधायक हैं, यानी इनकी संख्या कुल 75 होती है। जबकि सीपीएम के 2 और बीटीपी के 2 विधायक हैं। प्रथम वरीयता के 67 वोट के आधार पर 1 सीट सीधे कांग्रेस के खाते में जाएगी और दूसरी सीट बीजेपी के खाते में।
बाकी बची एक सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में रसाकशी होगी और अंत में ये सीट कांग्रेस के खाते में ही जाने की संभावना है। लेकिन ऐसा तब होगा जब बीजेपी राजेंद्र गहलोत के अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान करे। पिछले साल 2019 में राज्यसभा की एक सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे। तब बीजेपी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, एक नाम तो साफ हो चुका है, केसी वेणुगोपाल का टिकट अब मिल चुका है, उन्हें औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन दूसरे नाम का इंतजार अब भी है। अभिषेक, बिल्कुल जागृति, जो दूसरे नाम की जहां तक बात है वो नीरज डांगी जी, जो यूथ कांग्रेस से आते हैं, कांग्रेस के कैडर के माने जाते हैं। यूथ कांग्रेस में उन्होंने यूथ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, रायबरेली और अमेठी में जाकर काम कर चुके हैं। तो हालांकि वो चुनाव कभी नहीं जीत पाए, लेकिन जहां तक संगठन की दृष्टि से बात करें तो बड़ा मजबूत उनका प्रोफाइल है। तो दूसरा नाम नीरज डांगी का आया था, लेकिन उनके नाम को लेकर अब जो है कई जो प्रदेश के नेता हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई है, विवाद भी सामने आ रहा है। तो ऐसे में अभी जो लिस्ट दिन में आ जानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं आ पाई है। अभी कुछ देर पहले जब अविनाश पांडे जयपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने जब लैंड किया था, उसके बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि जल्द ही जो है हम नाम घोषित कर देंगे। जो नामांकन की तारीख है, कल अंतिम तारीख है, उसके पहले हम नाम घोषित कर देंगे। लेकिन अभी भी हालांकि नीरज डांगी का नाम कमोबेश फाइनल ही माना जा रहा है। जो नेताओं ने अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गोवर्धन भी सीधा जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, एक नाम तो साफ हो चुका है, दूसरा नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया है। गोवर्धन, क्या लगता है कब तक लिस्ट सामने आ पाएगी? देखिए, कल राज्यसभा के नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और उससे पहले पहले कांग्रेस को उम्मीदवार घोषित करने ही करने हैं। तो ऐसे में आज रात तक इस बात की पूरी संभावना है कि जो दूसरे नाम को लेकर के जो उहापोह की स्थिति है वो खत्म हो जाएगी और कांग्रेस अपने दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। एक जो नाम है वो केसी वेणुगोपाल, जो संगठन महासचिव है, उनका लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन दूसरे नाम को लेकर के अभी उहापोह की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, वो जब तक दूर नहीं हो पाएगी तब तक नाम घोषित होने में देरी होगी। पहले ये बात कही जा रही थी कि दिन में 1 से 2 बजे के आसपास नाम घोषित करने को लेकर के कांग्रेस के जो आधिकारिक सूत्र हैं वो दावा कर रहे थे। लेकिन बाद में जैसे ही नीरज डांगी का नाम आता है और केसी वेणुगोपाल का नाम आता है, इन दोनों नामों के बाद जो दूसरा नाम है उसको लेकर के कांग्रेस के भीतर जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच विचार विमर्श का दौर चला और कहा जा रहा है कि वो सर्वसम्मति नहीं बन पा रही थी, लिहाजा कांग्रेस अध्यक्ष पर पूरा मामला छोड़ा गया और इस वजह से नाम घोषित करने में देरी हुई, फिर से विचार करने के चक्कर में, और इस वजह से जो तय वक्त था उस पर नाम घोषित नहीं हो पाया। अब हालांकि उम्मीद इस बात की लगाई जा रही है कि देर रात तक दोनों सीटों पर आधिकारिक घोषणा इन नामों की हो जाएगी। हालांकि नाम जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कमोबेश एक सीट पर तो वही तय रहेगा। केसी वेणुगोपाल का नाम लगभग तय माना जा रहा है, नीरज डांगी का नाम भी प्रमुखता से चल रहा है। लेकिन जब तक कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, राजनीति में जब तक आधिकारिक तौर से नाम घोषित नहीं हो जाए तब तक तीसरे और चौथे नाम के लिए भी गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और जो नेता कतार में हैं वो आखिरी दम तक अपने प्रयास, अपने सूत्रों के जरिए, अपने आकाओं के जरिए, राजनीतिक आकाओं के जरिए करते रहते हैं। तो इस केस में भी यही है, हर कोई जो दावेदार बने रहिए हमारे साथ। चलिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं अभिषेक का। अभिषेक, केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के बेहद नजदीकी माने जाते हैं और पार्टी में अहम जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं इस वक्त। क्या यही वजह है कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है? देखिए, केसी वेणुगोपाल की जहां तक बात है, केसी वेणुगोपाल अभी एक कांग्रेस में अहम पद पर है। जो संगठन महासचिव का पद है वो बेहद अहम पद होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद में सबसे अहम पद जो संगठन महासचिव उनका होता है। तो ऐसे में कांग्रेस की यह मंशा है कि जो संगठन महासचिव है वो किसी भी तरीके से संसद के अंदर उनकी उपस्थिति हो। जहां तक संभावना बन रही थी वो राजस्थान से बन रही थी। राजस्थान में केसी वेणुगोपाल 2 सीटें हैं जो कांग्रेस जीत सकती है, तो इस लिहाजा एक नाम केसी वेणुगोपाल का दे दिया गया। दूसरे नाम को लेकर जहां तक बात है कि जिस तरीके से पहले नीरज डांगी का नाम आधिकारिक घोषणा होने से पहले नीरज डांगी का नाम जो है वो लीक हो गया, इससे अभी तक तो नीरज डांगी को नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि जब नाम सामने आ जाता है उसके बाद में जो दूसरे नेता कतार में होते हैं
वो लगातार इस बात का विरोध करना शुरू कर देते हैं, और ऐसा इस मामले में भी हुआ है। लोगों ने विरोध करना, जो कांग्रेस के दूसरे नेता जो कतार में थे उन्होंने विरोध करना शुरू किया। तो फिलहाल ये लिस्ट अटक गई है। हालांकि अभी भी नीरज डांगी का नाम कमोबेश तय माना जा रहा है, जो दूसरा टिकट है वो नीरज डांगी को मिलेगा। लेकिन ये जो दिन भर अभी पूरा घटनाक्रम चला है, उसके बाद में बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, और बीजेपी के जो प्रदेश के नेता हैं वो लगातार राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में है, और बीजेपी अभी इन संभावना को तलाश रही है, इस संभावना को तलाश रही है कि क्या अगर कांग्रेस में आपसी फूट हो दूसरे नाम को लेकर, तो क्या बीजेपी के लिए दूसरे कैंडिडेट को उतारना मुनासिब होगा कि नहीं, इस बात पर भी बीजेपी में एक्सरसाइज शुरू हो गई है। जो बीजेपी के अलायंस की जो पार्टियां हैं वो भी अपने अपने वक्तव्य दे रही है। जी तो बिल्कुल अभिषेक और गोवर्धन, जो कुछ भी घटनाक्रम घटेगा आपसे लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात 3 शहरों में डबल निगमों के चुनाव की। 3 शहरों में 6 नगर निगमों के लिए चुनाव का ऐलान हो गया है। सदस्य पद के लिए 5 अप्रैल को मतदान और 7 अप्रैल को मतगणना होगी। तो महापौर पद के लिए 16 अप्रैल को वोटिंग और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। कुल 35,97,873 वोटर्स शहर की सरकार को चुनेंगे। तो वहीं 560 वार्डों के लिए चुनाव होगा, जिसके लिए 3,241 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ईवीएम मशीन से मतदान कराया जाएगा। आपको बता दें, जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण नगर निगम के लिए चुनाव होंगे। सभी 6 नगर निगमों में आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया गया है। सूचना जारी करने की तिथि है 19/3 गुरुवार। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 23/3/2020 सोमवार। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 23/3/2020 प्रातः 10:30 बजे से 3 बजे तक। नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि है 24/3/2020 मंगलवार, और अभ्यर्थियां वापस लेने की अंतिम तिथि है 26/3/2020 गुरुवार। चुनाव चिन्हों का आवंटन 27/3/2020 शुक्रवार। चुनाव चिन्हों का आवंटन 27/3/2020 शुक्रवार। मतदान की तिथि, मतदान जिस दिन होगा वो है 5 अप्रैल 2020 रविवार। मतदान की तिथि 5 अप्रैल 2020 रविवार, और मतगणना होगी 7 अप्रैल 2020। विपक्ष के ऐतराज के बीच राजस्थान आवासन बोर्ड संशोधन विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विपक्ष ने विधेयक को जनमत जानने के लिए भेजने का प्रस्ताव किया, जिसे सदन ने अस्वीकार कर दिया। प्रश्न ये है कि खंड 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, संशोधन स्वीकार किया गया। अपनी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने सहित हाउसिंग बोर्ड को कई दूसरे अधिकार देने वाला संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। हालांकि विपक्ष ने इस बिल पर ऐतराज जताया और इसे जनमत जानने के लिए भेजने का प्रस्ताव किया, लेकिन सदन ने विपक्ष के इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से अस्वीकार कर दिया। चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी विधायकों ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड अपने उद्देश्यों से भटक गया है। इसके बावजूद इसके बोर्ड को असीमित अधिकार दिए जा रहे हैं। सरकार के साथ हमेशा खड़े नजर आने वाले निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने तो हाउसिंग बोर्ड को बंद करने तक की सलाह दे डाली। तो मुझे लगता है कि दिन प्रतिदिन हाउसिंग बोर्ड अपने उद्देश्य से धीरे धीरे भटक गया, और भटकने के बाद ये बिल जो लेकर आए हैं, मंत्री महोदय आप इस बिल को ठीक से पढ़ें। इस बिल में जो आपने अधिकार दिए हैं, एक सरकारी बिल्डर को जिस प्रकार से आपने अधिकार सौंप रहे, ये अधिकार सौंप कर आप ये जो बड़ी गलती करने जा रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं जिम्मेदारी के साथ कि आने वाले दिनों में राजस्थान में लोग त्राही त्राही करेंगे। आपके मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि जेडीए में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है, जेडीए में जिस प्रकार से अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं, जेडीए में जिस प्रकार से अधिकारी, और उसके बाद आपने कुछ अधिकारियों के स्थानांतरण भी किए हैं। इस बिल में तो जेडीए और नगर निगम से भी ज्यादा अधिकार आप देने जा रहे हो। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत और 2009 की धारा 168 ये कह रही है कि उसमें किसी भी प्रकार का अतिक्रमण होने पर उसको हटाने का प्रावधान है, पूरा प्रोसीजर दिया गया है।
उसमें आवश्यक दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। मैं समझता हूं कि अब आपने जो 51 धारा में 51 बी लेकर आ रहे हो, ये अतिक्रमी को आप 3 माह और 3 वर्ष की सजा की बात कर रहे हो, 30,000 से 50,000 जुर्माना की बात कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो आप? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, हाउसिंग बोर्ड को ये पता नहीं है कि उनका मुकदमा किस जगह पर चल रहा है, क्या रिप्लाई पेश हुआ है, कौन सी आगे पेशी की तारीख है। आप जाकर के पता कर लेंगे तो ये जानकारी तक हाउसिंग बोर्ड नहीं दे सकेगा। चर्चा का जवाब देते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बिल को जनमत जानने के लिए भेजे जाने के विपक्ष के प्रस्ताव को तथ्यहीन करार दिया। उन्होंने कहा कि बोर्ड को असीमित अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, केवल अतिक्रमण हटाने के अधिकार दिए जा रहे हैं, और वह भी केवल बोर्ड की जमीन से ही। इस बिल में केवल अतिक्रमण हटाने के अधिकार दिए गए हैं, केवल अतिक्रमण हटाने के। और अतिक्रमण किस पे से हटता है? हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन पे से। अगर उसने मकान के आगे कोई हाउसिंग बोर्ड का पास में कोई ज़मीन है, पीछे ज़मीन है, आगे ज़मीन है, उस पर अतिक्रमण किया है तो उसको अतिक्रमण हटाने का अधिकार दिया गया है। अवैध निर्माणों के विरुद्ध भू उपयोग परिवर्तन के बाबत जो आपने कहा, तो ये तो जब हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी विकसित हो जाती है और वो नगर निगम में ट्रांसफर हो जाती है, तो फिर नगर निगम देखेगा कि वहाँ पर अवैध निर्माण कितना हुआ कितना नहीं हुआ, उसको हटाने का जिम्मा नगर निगम का होता है। विधेयक पारित होने के दौरान विपक्ष ने नियमों के उल्लंघन का मामला भी उठाया। हालांकि जब मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि इस संबंध में सूचना पेज के पीछे लिखी है, तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गलती स्वीकार की और विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। बिजली की कीमतों में इजाफे से किसानों को हो रही समस्या पर ध्यान दिलाने के लिए आज पुष्कर विधायक सुरेश रावत बिजली का खंभा लेकर विधानसभा पहुंच गए, जिस पर बिजली के बिल लटके हुए थे। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में बिजली नहीं आती है, पर जब बिजली का बिल आता है तो किसानों को करंट लग जाता है। रावत ने कहा कि रसूखदार बिजली चोरी कर रहे हैं, जबकि ईमानदार उपभोक्ताओं पर बिजली दरों का भार डाला जा रहा है। पोल बिलों के साथ मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर लेकर आया। आपने देखा होगा कि पोल के ऊपर से तार जाते हैं और तारों से बिजली की सप्लाई आती है, लेकिन पिछले 1.25 साल से तारों के अंदर तो बिजली कम आती है, लेकिन इस बिलों के अंदर जैसे उपभोक्ताओं के पास बिल आते हैं तो उनके हाथ में करंट लग जाता है। लगातार सरकार, चाहे वो घरेलू बिजली हो, चाहे वो कमर्शियल बिजली हो, चाहे वो किसानों की बिजली हो, लगातार बिलों के अंदर वो बढ़ोतरी कर रही है। आज राजस्थान का किसान, राजस्थान का गरीब आदमी वैसे भी ओलावृष्टि और कोरोना के मार से मर रहा है, लेकिन सरकार इनकी परवाह किए बिना कभी फ्यूल चार्ज के माध्यम से, कभी सरचार्ज के माध्यम से लगातार बिलों के अंदर बढ़ोतरी कर रही है। सरकारी विभागों में खाली पदों का मामला गुरुवार को विधानसभा में भी गूंजा। सूबे के सरकारी विभागों से 2,95,000 से ज्यादा पद खाली हैं। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि पिछले बजट में जो 75,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी, उसमें से 35,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। बीजेपी विधायक संदीप शर्मा के प्रश्नकाल में उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि बहुत जल्द 1,19,778 लोगों के बहाली की प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी कर ली जाएगी। 97 के उनकी भी नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है। साक्षात्कार प्रस्तावित है 592 के, परीक्षा आयोजित कर ली, परिणाम 7,023 के शेष हैं और विज्ञापन प्रकाशित कर रखे हैं हमने 25,936 के। न्यायालय में लंबित 18,940। ये कुल मिलाकर यदि आप करेंगे तो 1,19,778 होते हैं। देखिए, एक मिनट, मेरे पूरा कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जाते जाते लगभग 1 लाख व्यक्तियों के विज्ञापन जारी कर लिए, भर्तियां कुछ भी नहीं की। खाली विज्ञापन जारी करने से भर्ती थोड़ी होती है। हम लोगों ने तो आपको एक एक डिटेल दी है कि इस प्रकार से करीब 1,19,778 लोगों की जो सूची मैंने बताई है प्रक्रियाधीन है और इनकी बहुत शीघ्र प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेईमानों के खिलाफ जांच एजेंसियां एक्शन में हैं। नागौर में जहां सीबीआई ने इनकम टैक्स के 3 अधिकारियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, तो भरतपुर में एसीबी ने पंचायत समिति के टेक्निकल असिस्टेंट को धर दबोचा। रिश्वतखोरी पड़ेगी भारी, रडार पर बेईमान अधिकारी। जांच एजेंसियों का अभियान, नहीं बचेंगे बेईमान। जांच एजेंसियां एक्शन में हैं। अपने ईमान को धोखा देकर बेईमानी की राह पकड़ चुके अधिकारी जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। बेईमानी के खिलाफ इस अभियान में जांच एजेंसियों ने 2 बड़ी सफलता हासिल की। पहला एक्शन नागौर में हुआ, जहां सीबीआई ने इनकम टैक्स विभाग के 3 अधिकारियों को ईमान बेचते रंगे हाथों पकड़ा। वहीं एसीबी ने भरतपुर में रिश्वतखोर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट को धर दबोचा। नागौर में उस समय हड़कंप मच गया जब सीबीआई अधिकारियों ने इनकम टैक्स विभाग के 3 अधिकारियों को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। इन अधिकारियों ने एक व्यापारी से सर्वे कम दिखाने के एवज में 20 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। व्यापारी की शिकायत पर सीबीआई ने छापेमारी की और पहली किश्त के रूप में 4 लाख रुपए लेते आयकर अधिकारी प्रेमाराम डीडेल, सीए सुरेश पारिक और आयकर अधिकारी लक्ष्मण सिंह को रंगे हाथों दबोच लिया। इस मामले में आयकर विभाग के 15 अधिकारी सीबीआई की रडार पर हैं। हालांकि सीबीआई ने अभी कोई आधिकारिक खुलासा नहीं किया है। इधर अलवर की एसीबी टीम ने भरतपुर से एक रिश्वतखोर अधिकारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एमडी खान पंचायत समिति में कार्यरत है। एसीबी के मुताबिक पूर्व सरपंच इकबाल ने नरेगा के तहत खुदाई और बाउंड्री वॉल का काम करवाया, जिसका 1.5 लाख रुपए भुगतान होना था। लेकिन इस भुगतान के एवज में एमडी खान 35,000 रुपए रिश्वत की डिमांड कर रहा था। इकबाल की शिकायत के बाद एसीबी एक्शन में आई और बेईमान एमडी खान को 30,000 लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रार्थना पत्र दिया था कि उसने सरपंच काल में नवंबर 2019 के अंदर काम करवाए थे पंचायत में, जिसमें नरेगा का काम था और कुछ सीसी सड़क और इंटरलॉकिंग सड़क के काम थे। इसके लिए नरेगा के काम का भुगतान इसने करवा दिया था एमडी खान ने, जेडीए ने, और उसके लिए वो 35,000 रुपये मांग रहा है और उसके लिए वो सीसी जारी नहीं कर रहा, उसके द्वारा करवाए गए कार्य की। इस पर हमने रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया। जांच एजेंसियों की इन कार्रवाइयों से बेईमानों के बीच हड़कंप है। अधिकारी या कर्मचारी कोई भी हो, रिश्वतखोरी सब पर भारी पड़ेगी, क्योंकि जांच एजेंसियों के इस अभियान में नहीं बचेगा कोई भी बेईमान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भरतपुर पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडा फोड़कर भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। देखिए, अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, हथियारों का जखीरा बरामद, गिरफ्त में शातिरों का कुनबा। एक्शन में भरतपुर पुलिस। कानून के गिरफ्त में आए शातिरों का ये वो कुनबा है जो न सिर्फ अवैध हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था, बल्कि उन अवैध हथियारों की सप्लाई भी कर रहा था। लेकिन शातिरों की ये टोली किसी और को अवैध हथियारों की सप्लाई करता, उसके पहले भरतपुर के डीग थाना क्षेत्र में अवैध हथियारों की उस फैक्ट्री पर पुलिस ने दबिश दे दी और भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया। साथ ही मौके से पुलिस ने 4 शातिरों को भी धर दबोचा है। इनकी 4 टीमें बना के चारों तरफ से दबिश दी गई ताकि कोई मुलजिम भागने न पाए। वहाँ जाके इन्होंने सुबह अर्ली मॉर्निंग 14-15 तो पूरे निर्मित हथियार हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। 20 के करीब कारतूस हैं और 57 के करीब जो है वो अर्धनिर्मित हथियार है। इसके अलावा इसमें सारा जो सामान जो बनाने का है वो भी है। इसकी हमने प्रारंभिक रूप से पूछताछ की है मुलजिमों से। 4 मुलजिम हमने गिरफ्तार किए हैं। इन शातिरों से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि ये लोग 3 से 4 दिनों में 1 कट्टा, 1 बंदूक
और एक पचपेरा बना लेते थे और उसे 10,000 रुपए से 30,000 रुपए की कीमत में बेचा करते थे। प्रारंभिक रूप से पूछताछ जो हमने की है उसमें ये पाया गया है कि ये कट्टे जो हैं ये 3-4 दिन में कट्टा बना लेते हैं और एक कट्टा जो है ये 4 से 5,000 का बेचते हैं। जो पचपेरा है वो 30,000 कट्टा बेचते हैं। इसके अलावा जो 12 बोर बनाते हैं उसको 12-13 हज़ार की बेचते हैं। पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाने वाले 4 शातिरों को तो धर दबोचा है, लेकिन अवैध हथियारों को तैयार करने वाला मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। जुहरू, शकील, शौकत और मौसम ये रूंदखो के रहने वाले हैं। एक मुलजिम जो है वो सुबदीन जो है वो उसकी रिश्तेदारी हातिया में है और उसी के द्वारा जो है ये हथियार बनाना इनको सिखाना ये पाया गया है। वो मौके से फरार हो गया, उसको हमने FIR में लिया है और उसको शीघ्र ही जो है वो गिरफ्तार करेंगे। पुलिस अब हथियारों की फैक्ट्री चलाने वाले मास्टरमाइंड को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। साथ ही पुलिस पूरी तफ्तीश कर इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इन शातिरों ने कितने हथियार बेचे हैं और कहां-कहां हथियारों की सप्लाई की है। न्यूज़ 18 के लिए भरतपुर से शिव कुमार वशिष्ठ की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से